ये तो तय हो गया कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी पारी खेलने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के सामने क्या चुनौतियां होंगी इस बार, किस तरीके से जो सहयोगी दल हैं उनकी ताकत बढ़ी है, इसके बाद क्या परिवर्तन आएंगे, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब बड़ा सवाल बरकरार है आज कि कैसी होगी प्रधानमंत्री मोदी की टीम मोदी क्या होगी, आखिर किसका पूरा होगा ड्रीम। कल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के साथ ही सारे सवालों का उत्तर भी मिलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार गठबंधन के सहयोगियों को भी कई अहम मंत्रालय मिल सकते हैं। हालांकि कयासबाजी करना आसान नहीं है, पीएम मोदी अपने ढंग से सारी चीजों को व्यवस्थित करते हैं। कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं ये कहा नहीं जा सकता। इस पर बातचीत करेंगे, तमाम बड़े मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट। दिन रविवार, समय सायं 7:15 बजे, स्थान राष्ट्रपति भवन और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। जाहिर है बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने की वजह से इस बार सहयोगी टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास, शिवसेना शिंदे से भी कई मंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि मोदी की नई टीम में कौन कौन शामिल होगा, इसमें कितने नए चेहरे देखने को मिलेंगे और कितने पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। वहीं शुक्रवार को एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने इसको लेकर इशारों में बड़ी बात कही। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए, हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे जाहिर है पीएम मोदी के पहले कार्यकाल और दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर बीजेपी को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी थी। वजह बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिला था। फिर भी दोनों ही कार्यकाल में सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन गृह, वित्त, रक्षा, विदेश जैसे मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे थे। वहीं स्पीकर का पद भी दोनों बार बीजेपी के पास ही था। लेकिन नई परिस्थिति में अभी चीजें साफ नहीं हैं। हालांकि वाजपेयी जी के कार्यकाल में रक्षा जैसा अहम पद भी सहयोगी दल को दिया गया था, तब परिस्थितियां और थीं। बहरहाल अब देखना होगा मोदी की टीम कैसी होगी, किसका ड्रीम पूरा होगा, किसको रेल मिलता है, तो रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी कौन निभाता है। वहीं खजाने की चाबी निर्मला जी को ही मिलती है या पीयूष गोयल को मिल सकता है, इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बड़ा शानदार पैनल इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, बेहद अनुभवी लोग मौजूद हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी चुनाव विश्लेषक के तौर पर, और चुनाव के बाद से अब पहली बार मेरी बात हो रही है, जबकि उससे पहले बहुत बातें होती रही। और देवकीनंदन जी से ढेर सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर बात करनी, वो भी कई बातें कहना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने कई दावे किए थे। और सच बताऊं तो मैं ये नेशनल टेलीविजन पर कह रहा हूं, उनके बहुत सारे दावे सही भी साबित हुए और उसमें सहयोगी रहे कुमार राकेश भी इस पैनल पर। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इन दोनों की आपस में भी घमासान होती रही है। एक बहुत ही बढ़िया चेहरा दिलीप चेरियन साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप चेरियन जी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं और सालों उनसे बहुत बात होती रही है, लेकिन बड़े लंबे समय बाद सर आप मेरे पैनल पर आए हैं, इसलिए मैं आपका विशेष अभिवादन करता हूं। बहुत समय बाद आपसे बात हो रही है। तो शुरुआत देवकीनंदन जी आपसे। ढेर सारी बातें होंगी आपके जहन में, आपके कुछ दावे जो हैं वो, कई दावे जो हैं आपके सही साबित हुए। उसमें उस समय आप पुरजोर तरीके से बोल रहे थे, सीटों का आकलन, उत्तर प्रदेश का आकलन खास तौर पर आपका बिल्कुल ठीक ठीक बैठा, तब जबकि सारे एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे। मैं जानता हूं एग्जिट पोल वाले दिन आप दावे से ये बात कह रहे थे। बहरहाल अब क्योंकि आज मुद्दा दूसरा है तो हम जरा इस मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चुनौतियां और मंत्रालय का बंटवारा, ये आप कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में? आपको लगता है कि अब बड़े मंत्रालयों पर आपको अन्य दलों के चेहरे भी देखने को मिलेंगे या प्रधानमंत्री मोदी की स्टाइल में काम चलेगा? देखिए, आपने अभी अभी प्रधानमंत्री जी की बात सुनी, जो आपने अभी रिपोर्ट चलाई, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं लोग कयास लगाते रहते हैं, लेकिन कयास लोग लगाते रहते हैं, हम अपना काम करके निकल जाते हैं, मतलब किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, आज की तारीख में सिर्फ कयास के अलावा किसी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि ये जो सरकार 2024 की है, ये 2014 और 2019 से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि ये मोदी की सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, बैसाखी की सरकार है। और इस सरकार में जो चंद्रबाबू नायडू हैं
वो हैं और नीतीश कुमार जी एक बड़े अहम रोल में हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन दो एलाइज को बीजेपी निश्चित तौर पर कुछ प्रमुख विभाग देगी। और जो मैं अभी कुछ देख रहा था, करीब 12 सहयोगी दल हैं, टोटल 12 या 13 सहयोगी दल हैं इनके साथ, जिनमें बहुत सारे के पास एक एक सांसद हैं। सबको मौका देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप जब बैठक हो रही थी एनडीए की, तो उसमें अनुप्रिया पटेल एक सांसद जीत करके आई थी, उनको भी मंच पर स्थान दिया गया। एक सांसद जीत करके आए थे जीतन राम मांझी, उनको भी स्थान दिया गया। लेकिन 2 सांसद वाले उत्तर प्रदेश के जयंत चौधरी को मंच पे जगह नहीं मिली। तो इसकी कोई वजह रही होगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि 14 से 15 मंत्री जो है निश्चित तौर पर दूसरे, अब मेरी दिलचस्पी जो है वो गृह मंत्रालय, रक्षा के, मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ये 4 मंत्रालय आपको लगता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय या फिर मंत्रालय या गृह मंत्रालय, ये मंत्रालय तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी किसी को देंगे, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 240 सीटें उनके पास है, बाकी के पास तो 53 सीटें हैं सिर्फ। तो मोदी जी को देना भी नहीं तो चाहिए। कैबिनेट में और भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। लोकसभा स्पीकर का पद है, मुझे लगता है हमेशा की तरह चंद्रबाबू नायडू की उस पर नजर हो सकती है। का जो पद है वो, चूंकि पिछली बार जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी तो बालू साहब स्पीकर थे, चंद्रबाबू नायडू वो टीडीपी के ही हुआ करते थे। और इस बार भी जो है वो, मैंने वही कहा कि उनकी नजर उस पर होगी, और बहुत मुमकिन है कि पुराने इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो हो जाए। अब मैं एक एक करके चर्चा में सभी को शामिल करता हूं। दिलीप चेरियन साहब के बारे में आप सभी जानते हैं, वो राजनीति के तो जानकार हैं ही, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के तो कमाल के जानकार हैं। चेरियन साहब, ये जो ब्रांड मोदी अभी तक तैयार हुआ, इसके बाद में आपको लगता है कि वो जो एक रौला था उनका, प्रधानमंत्री का जो एक काम करने का तरीका रहा, पूर्ण बहुमत के साथ 2 टेन्योर में जो काम किया, उसमें थोड़ी सी आपको लगता है कि एक कसमसाहट वो महसूस करेंगे और मंत्रालयों के बंटवारे में भी वो चीज देखने को मिलेगी? कुमार राकेश जी, आपका टेक जानना चाहूंगा, बड़े मंत्रालय किसके खाते में? अभी जो आप चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में मेरा मानना है कि जो 2 कमेटी होती है, सीसीएस और सीसीए, एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और दूसरा है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं सरकार के, जैसे कि रक्षा हो गया, वित्त हो गया, ये होम हो गया, है ना। तो ये जो 4-5 मंत्रालय हैं, विदेश हो गए, ये आते हैं सीसीएस में। दूसरा जो इकोनॉमिक अफेयर्स में जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि है, ये सारे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो 5 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, विदेश, गृह, वित्त और जो रक्षा है, ये सरकार अपने पास रखेगी। जब अटल जी की सरकार थी तो 240 फिगर नहीं था उनके पास, वो 200 के नीचे फिगर था। और अभी जो एक नैरेटिव बनने की कोशिश की जा रही है कि अभी मैं करेक्शन कर देता हूँ, देवकीनंदन जी ने मीडिया की बात सुनी होगी, लेकिन मैं क्रॉस चेक करके बता रहा हूँ कि जयंत चौधरी थोड़ा सा विलंब से पहुंचे थे, सबके लिए मंच पे जगह थी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। तो वहां पे सभी दल, जो 15 दल हैं, सबके लिए चेयर था। उसमें से 1-2 और लोग बैठ गए थे, तो उन्होंने सम्मानजनक तरीके से वो नीचे बैठना ठीक समझा, वहां किसी को उठाना ठीक नहीं था। तो एक बात। दूसरी बात है कि अभी जो बन रही है, जिस तरह से आप चंद्रबाबू नायडू की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनकी बात देखिए, नीतीश कुमार का जो भाव देखिए। हालांकि आज किसी त्यागी ने कहा कि पीएम पद का ऑफर मिला था, लेकिन हमने सोचा कि विश्वसनीय ज्यादा कौन है, तो विश्वसनीय ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की का जो नेतृत्व है, एनडीए है, वो विश्वसनीय ज्यादा है। इसलिए उन्होंने मोदी जी को और एनडीए को ऑप्ट करना समझा। दूसरी बात, एनडीए की सरकार 2014 में भी थी, एनडीए की सरकार 2019 में भी थी, एनडीए सरकार 2024 में भी है। एक नैरेटिव थोड़ा सा, जो मोदी की गारंटी मोदी सरकार बोलते थे, मोदी सरकार तभी भी होगी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं और 100 नहीं पा सके हैं, और अभी जो बीजेपी का जो नैरेटिव्स है कि 3 चुनाव को मिला दें तो 240 कांग्रेस की तो नहीं आती, तो किस बात पे खुश हो रहे हैं? देश को तोड़ने के नाम पे, या बिगाड़ने के नाम पे, या झूठ के नाम पे, प्रचार करने के नाम पे, जिस तरह लखनऊ में लोगों ने देखा। ठीक है, आपकी बात को समअप किया जा सकता है ऐसे कि देवकीनंदन जी, एक कन्विंसिंग विक्ट्री है एनडीए की, और एनडीए जो है फिर 5 साल सत्ता में रहने के लिए पूरी तरह का मैंडेट लेकर आया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले जितनी उठापटक, जितनी कयासबाजी, जो बातें, और आज तो केसी त्यागी साहब ने कह दिया कि प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दिया गया था नीतीश कुमार जी को, औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि विपक्ष के तमाम प्रयास रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कम सीटें भी नहीं मिली है कि कोई हिला दे सरकार को।
सकती है, मैं जो मैंडेट है उससे केवल 32 सीट नीचे है, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एज में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते। अब चंद्रबाबू नायडू को लीजिए, चंद्रबाबू नायडू ने जो वायदे अपने यहाँ किए हुए हैं, मतलब आंध्र प्रदेश में, उन वायदों से भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे उनके साथ खड़ी हो सकती है। उनमें पहला वायदा है कि मुसलमानों को 4% आरक्षण। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने यही नैरेटिव फैलाया कि कांग्रेस मुसलमान पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देना चाहती है। चंद्रबाबू नायडू 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने की बात अपने घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं। वहां जो मुसलमान जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, उनके जो लोग वहां पर टीचिंग करते हैं, देवकी नंदन जी, तो हम जानते हैं, तो चुनाव के दौरान भी था, जब ये मैंडेट नहीं आया था तब भी घोषणा पत्र में था। इसको लेकर विपक्ष बार बार उठा भी रहा था मुद्दा कि आप पश्चिम बंगाल में कुछ और बोलते हैं, आपका आंध्र प्रदेश में नीति कुछ और है, आपके सहयोगियों की। तो ये तो बात हो गई। मतलब कुल मिला के ये है कि जिसका एजेंडा जहां पर जो चलता है वो हम देख रहे हैं। बस जहां जो सेट हो जाए और जो ठीक है, चेरियन साहब मेरे साथ जुड़ हो। गए हैं, हम उनको जरूर सुनना चाहेंगे, आप लोग भी सुनना चाहेंगे। तो चेरियन साहब, बिना वक्त गवाए मैं सीधा प्रश्न रखता हूं कि ब्रांड मोदी पर कितना असर पड़ा है, मंत्रालयों के बंटवारे पर कितना असर पड़ेगा? जो मैंडेट मिला है इस वक्त थोड़ा सा कम दिखाई देता है बहुमत से बीजेपी के लिए। मुझे लगता है कि ये जो ब्रांड इमेज का जो फर्क पड़ेगा वो तभी होगा अगर ये टॉप 6 मंत्रालय में कोई चेंज हो। ये तो एक जी। दूसरी बात ये है कि अभी तक सबको पता है कि मोदी 1.0 और 2.0 में सारे डिसीजन पीएमओ से ही होता। अगर हमें ये विजिबल हो जाए कि पीएमओ का डिसीजन मेकिंग ये जो पार्टनर्स के मंत्रालय में नहीं चल रहा है, तो आगे जाके मुझे लगता है कि ब्रांड मोदी पे थोड़ा सा असर पड़ेगा। पर इससे फायदा भी हो सकता है, क्योंकि अगर पीएमओ का जानकारी के बिना कोई भी सहयोगी दल का मंत्री कुछ और कर जाए तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी जी के ऊपर नहीं होगा जी। और ये मेरे ख्याल में आगे जाके उनके ब्रांड के लिए फायदा ही होगा। पर इनिशियली ब्रांड पे धक्का पड़ेगा। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि जैसा चेरियन साहब ने कहा कि अगर बड़े मंत्रालय पास में हैं, पीएमओ से पहले भी डिसीजंस होते थे और डिसीजन इस बार भी पीएमओ से अगर होते हैं, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा ब्रांड मोदी पर। नहीं, आप चेरियन साहब ने ये कहा है कि पहले पीएमओ केवल डिसीजन लिया करता था और जो पीएमओ ने डिसीजन ले लिया वो मंत्री उसको माना करते थे। लेकिन अगर इस बार जो सहयोगियों के मंत्री हैं, अगर मंत्री अपने स्तर से डिसीजन लेंगे और पीएमओ का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, तो इस पर पीएमओ पर किसी तरह का आरोप भी नहीं लग पाएगा कि पीएमओ अपने स्तर से मनमानी कर रहा है। शायद चेरियन साहब ने ये कहा था। लेकिन आपने जो अभी सवाल पूछा कि भाई ये जो सरकार है ये कितना इंडिपेंडेंट है, इस टाइप का कुछ सवाल आपका था। देखिए क्या है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जब सहयोगियों के साथ होते हैं तो मिलजुल करके चलना पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा एक्ट रहा है, 2001 से वो मुख्यमंत्री हैं गुजरात में, और उसके बाद से यहाँ 10 साल हो गया प्रधानमंत्री होते हुए। करीब 24 साल का सफर उनका है ये, 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 24 साल तक प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ते सरकार चलाई है, मतलब जो उन्होंने डिसीजन ले लिया, जो उन्होंने सोचा वही सरकार है, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। तो एक कंफर्टेबल तो मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जेडीयू या टीडीपी के साथ रह पाएंगे बहुत लंबे समय तक, क्योंकि इनकी डिमांड हमेशा बदलती रहती है। कितना सम्मान दे रहे हैं, नीतीश कुमार पांव पड़ते दिखाई दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं ऐसा नेता नहीं हुआ भारतीय इतिहास में।
देखिए, नीतीश कुमार जब बीजेपी में आए थे तो उनके पार्टी वहां जो कार्यालय उसके बाहर एक बोर्ड लगा, नीतीश सबके हैं। हाँ। तो नीतीश सबके हैं। नीतीश तो जब जेडीयू में गए, वहां उनके साथ तेजस्वी के साथ गए तो लालू यादव की तारीफ किए, मोदी जी के साथ गए तो मोदी जी की तारीफ किए। तो वो तो नीतीश सबके हैं, वो कभी भी कुछ है। लेकिन टीडीपी ने 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा था, ये सब कुछ आपके टेलीविजन पर है और डिजिटल मीडिया में खुला खुला पड़ा हुआ है। क्या क्या उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे। और नरेंद्र मोदी जी और जो वहां के मुख्यमंत्री थे जगन रेड्डी, ये दोनों लोगों ने मिल करके चंद्रबाबू नायडू को जेल भिजवाया था। और कांग्रेस चंद्रबाबू नायडू के साथ मिल करके इंटरनल पैक्ट करके तेलंगाना का चुनाव आइए, लड़ी आप थी। इंटरेस्टिंग और पॉइंट पर तेलंगाना- लेकर आए। 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, चेरियन साहब को शामिल कर रहा हूं इसमें। चेरियन साहब, अभी जो पिछला टेन्योर रहा उसमें हमने देखा ईडी का एक दबदबा रहा, हमने उसमें देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, बीजेपी की कार्यशैली को लेकर विपक्ष जो है कई तरह के आरोप लगाता रहा। आपको लगता है ये 3.0 जो अब शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सारे बदलाव इस लिहाज से भी आएंगे, खासतौर पर विपक्षी दलों के नेताओं पर जो कार्रवाई हुई, कथित तौर पर ये बोला गया कि ये पॉलिटिकल कार्रवाई है, तो क्या आपको लगता है इस पर भी असर पड़ेगा? ये चीज जो है अब बिल्कुल दूर की बात हो जाएगी? देखिए, जब कोएलिशन सरकार चलाना पड़ता है तो कोई भी लीडर को ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सारा ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में या उन एक तरफा का एक्शन लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये इनिशिएट भी होने में मुश्किल होगा, और ये ना हो तो कोई भी कोएलिशन सरकार के लिए वो सुपीरियर सिचुएशन है। एक दूसरा, आपको याद होगा कि जब कोई भी एनफोर्समेंट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पिछले 2 गवर्नमेंट्स में उसके प्रोटेस्ट जो होता था विपक्ष से, वो बहुत म्यूटेड होता था। इस बार जो है इमेज और छवि के ऊपर जो बाधा होगा वो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा होगा, पर बाहर भी ये नजर देखने को मिलेंगे। तो ये मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री और जो भी होम मिनिस्ट्री देखेंगे तो वो दोनों इसका प्रिकॉशन लेके ही काम करेंगे और इससे उनका एडवांटेज ही होगा। जी राकेश जी, अभी तक जो बातचीत हुई है उसको बहुत संक्षेप में अगर समअप करूं तो बात यही है कि कुल मिला के कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सोच समझकर अब निर्णय लेने पड़ेंगे। ये वैसा माहौल नहीं रहेगा जैसा पिछली 2 टेन्योर के दौरान रहा है बीजेपी सरकार के लिए। तो ये गठबंधन धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा, इसमें कैसे इनकार किया जा सकता है कि बदलाव रहेगा। बेशक प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, लेकिन ये अंदाज अलग होगा पिछले 2 टेन्योर से, कैसे इनकार करें इससे? प्रवीण जी, बात सही है, लेकिन 2014 और 2019 को देखें हम तो उसमें भी एनडीए के वो घटक थे जिसपे 370 को लेकर निर्णय दिया गया, या बाकी जो भी निर्णय हुए, या राम मंदिर को लेकर कोर्ट ने निर्णय दिया, बाकी सीए की बात हुई, तो कैबिनेट में तो वो सारे दल के लोग थे ही, पर वो दबाव नहीं चलता था अग्निवीर जैसे। अब जेडीयू था तब, लेकिन जेडीयू तब कुछ नहीं बोला, चुप रहा। जेडीयू अब बोला, ठीक है, वो जेडीयू बोल रहा है। तो जब जो भी इस तरह की बात है, जब घर में भी कभी कोई कमजोर होता है तो लोग अपने अपने हाँ, तो कमजोर है, मतलब घर में कोई कमजोर, आप ये मान रहे हैं कि कमजोर है? नहीं, ऐसा फील होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। नरेंद्र भाई मोदी का जो अपनी स्वभाव है और जो इतिहास है, वो अपने जो कर्म है और धर्म है उस पर झुकने वाले नहीं है, और उनके लिए देश सबसे बड़ा धर्म है। और जो नैरेटिव्स की बात है, आपने ईडी की बात कही या उसकी बात कही, तो अभी भी कोई भी जितने प्रवक्ता हैं जो थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो इसके बारे में नहीं बोलते कि भाई राहुल गांधी बेल पे क्यों है, खड़गे साहब बेल पे क्यों है, सोनिया गांधी बेल पे क्यों है, या तेजस्वी यादव बेल पे क्यों है, उन्होंने कोई पुण्य वाला काम ये देखिए, देवकी नंदन जी मुस्कुरा भी रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि आपका जो है ना प्यार से इशारा उनको छेड़ने का होता है। अब आप कुछ कहना चाहे तो फटाफट नहीं है, मैं तो जवाब चाहता हूं। ठीक है। लालू यादव ने बीमारी के लिए लिया था बेल, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ठीक है कुमार जी, अब बहुत कम समय, दोनों को शामिल करना है। ठेकेदारी नहीं है किसी की। ठीक है राकेश जी, देश किसी के ठेकेदारी पर नहीं चलेगी, किसी के नैरेटिव पर नहीं चलेगी, किसी का गुलाम होकर भी नहीं चलेगा, देश अपने हिसाब चलेगा। ठीक है, जरा देवकी नंदन जी की आवाज दीजिए भाई। देवकी नंदन जी, आप बोले।
देश देश जो है एनडीए चलाएगा, देश अब मोदी जी नहीं चलाएंगे। जब तक चलेगा एनडीए चलाएगा, और जब एनडीए चलाएगा तो एक तरीके से मोदी जी पर दबाव, बहुत सारे मीम्स जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अगर उस मीम्स को आप देखेंगे तो बड़ा दिलचस्प हंसी जैसी आ रही है कि एक मोदी जी अकेले बहुत ताकतवर, राकेश जी कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं, पूरी ताकत से हैं, डिसीजन लेते रहे हैं। थोड़ा सुन लेते हैं, लेकिन ये जो एनडीए की सरकार है, मुझे नहीं लगता है कि जो 2014 में भी एनडीए था, कोई एनडीए का नाम लेने वाला था? नहीं, कभी नाम नहीं लिया गया, न संसद में लिया गया, न शपथ ग्रहण के लिए लिया गया, न नेता चुने जाने पर लिया गया। एनडीए के लोग नेता चुने जाने की औपचारिकता निभा रहे थे, लेकिन आज एनडीए के लोग नेता औपचारिकता नहीं निभा रहे थे। एनडीए के लोग वहां मौजूद थे, मोदी जी के बगल में बैठे हुए थे, और वो तब मोदी जी नेता चुने जा रहे थे। ये फर्क है, तब एनडीए नहीं था, अब एनडीए। पहले बीजेपी थी, बीजेपी के पास मैंडेट था, बीजेपी जो चाहती थी करती थी, अब मैंडेट एनडीए के पास है तो एनडीए ही करेगा। ठीक है चेरियन साहब, ये बात तो काफी घूम फिर के बात वहीं पर आ जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये, आपने हालांकि इसका थोड़ा सा इशारा कर दिया अपने पिछले जवाब में, विपक्ष इस बार काफी मजबूत है। सदन कैसे बदला होगा, पॉलिसीज पर क्या असर पड़ेगा, जो सरकार की फंक्शनिंग होती है, बेशक आप पूर्ण बहुमत के साथ 292 सीटों के साथ में एनडीए सरकार चला रही है, लेकिन विपक्ष भी आधी के आसपास जगह को घेर कर बैठेगा। इसका कितना असर पड़ने वाला है आने वाले 5 सालों में? अगले 5 साल में असर तो पड़ेगा, पर मोदी जी का ये महत्व है कि उनको पता है कि देश के वासी जो है, उन्होंने एक तरह का नया मैंडेट दिया है। उनका मैनेजरियल फ्लेक्सिबिलिटी और इमेज हैंडलिंग, ये दोनों हम देख चुके हैं कि उनको ये पता है। ये सबको पता है कि 2002 से उन्होंने कभी गठबंधन के सरकार नहीं चलाए, पर ये भी उनका एक नया एक्सपीरियंस होगा। और मुझे ये लगता है कि उनको ये भी काम जो है, जो देश के लोगों ने सौंपा है, तो वो उसको भी निभाएंगे अच्छी तरह, पर स्टाइल नया होगा। जो हम स्टाइल एक्सपेक्ट करते हैं वो स्टाइल नहीं होगा, नया स्टाइल होगा, और उसके लिए काफी जस्टिफिकेशन बैलेट बॉक्स से ही है। जी, आज जो चर्चा हुई है ना, वो मुझे एक आर्टिकल की तरह लग रही है कि हमने शुरुआत कुछ मुद्दे से की और उसको फिर एक समापन की तरफ ले गए हैं। और इतनी सुंदर चर्चा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बीच में कुछ ऑडियो की वजह से, तकनीकी परेशानियों की वजह से व्यवधान आया, लेकिन बातचीत संपूर्ण हुई। कुमार राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवकीनंदन जी, आपका धन्यवाद। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं जल्दी फिर आपसे बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। खबरें जारी हैं एक ब्रेक के बाद भी।